नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल एपेक्स ग्रुप पे आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पे बहुत ही जोश के साथ वीडियो स्टार्ट होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए, मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे डेली 30 प्रश्न 30 चैप्टर से मॉडल पेपर करवाए जाएंगे आपको। 30 प्रश्न 30 चैप्टर से 30 प्रश्न 30 चैप्टर से यहाँ पे डेली आपको करवाए जाएंगे 2 पीएम से। 2 पीएम से डेली आपको 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 30 क्वेश्चन 30 चैप्टर से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, पल्लव किसकी रचना है? पल्लव किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, तुलसीदास। चलिए बताइए। हाँ, हिंदी के आधुनिक कवि कौन हैं? हिंदी के आधुनिक कवि कौन है? एग्जाम में पूछता है तो आपको लगाना है आधुनिक कवि कौन है? महादेवी वर्मा आधुनिक कवि हैं ये। आधुनिक कवि कौन है? हिंदी के आधुनिक कवि महादेवी वर्मा हैं। जयशंकर प्रसाद, अगर एग्जाम में पूछता है कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कौन है तो आप लगाएंगे कामायनी। कामायनी नोट करते जाइएगा आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सुमित्रानंदन पंत, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुमित्रानंदन पंत। पल्लव इनकी रचना है। तुलसीदास की रचना क्या है? दोहावली, कवितावली, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तुलसीदास की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन व्यंजन अल्प प्राण है? निम्नलिखित में कौन व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण पूछ रहा है, अल्प प्राण। आपको बता दूं कि जो हमारा वर्णमाला होता है उसमें एक वर्ग में 5 अक्षर हैं। च, छ, ज, झ, ञ। ये देखिए, हर वर्णमाला के हर वर्ग का जो है पहला, तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा जो होता है ये अल्प प्राण होता है। पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा कौन? ये सब हमारा अल्प प्राण होता है। और जो बीच में बच रहा है, जो बीच में बच रहा है वो हमारा कौन? जो हमारा बीच में बच रहा है वो कौन? महाप्राण है। जैसे खा हो गया, घा हो गया, छा हो गया, झा हो गया, ये क्या है? महाप्राण है। पहला और तीसरा और पांचवा जो वर्ड रहेगा हमारे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, वो कौन? अल्प प्राण होंगे। अब आप देखिए कि इसमें देखिए कि कौन सा पहले वर्ड में आ रहा है, पहले में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है कि पांचवें में आ रहा है। चलिए देखिए, खा, का खा, यह तो दूसरे में आ रहा है तो ये बिल्कुल नहीं सही है। था, ये दूसरे में आ रहा है। मैंने बताया कि दूसरे चौथे वाला जो है ये महाप्राण होंगे। और चा देखिए, ये पहले में जा रहा है। मैंने बताया अल्प प्राण के लिए कि जो पहले, तीसरे और पांचवें वर्ग का होगा वो कौन? वो अल्प प्राण होगा। देखिए चा आ गया, ये फा भी नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में विवरण चिन्ह कौन सा है? चलिए बताइए कि विवरण चिन्ह कौन सा है? आपसे एग्जाम में पूछता है कि विवरण चिन्ह कितने होते हैं, विराम चिन्ह कितने होते हैं, तो 20 मारना है। विराम चिन्ह कितने होते हैं? 20। अब ये 20 विराम चिन्ह होते हैं, किसने बताया है? कामता प्रसाद ने बताया था। किसने बताया था? कामता प्रसाद ने बताया था कि विराम चिन्ह कितने होते हैं? 20। नोट करते जाइएगा आप लोग, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बताइए, ये तो आप जान रहे हैं कि ये पूर्ण विराम का चिन्ह है और ये अर्धविराम का चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है। योजक है, ये अर्धविराम है, अर्धविराम, और ये पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम है। तो एक ऑप्शन आपका बी बच रहा है, वही आपका सही क्वेश्चन है। बी, ये विवरण चिन्ह का यही निशान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिशाप शब्द में उपसर्ग है। मैंने आपको
पिछली क्लास में बताया था कि जो जो जिस शब्द में एक शब्द लिखा है उसके आगे वाला जो होता है उपसर्ग होता है और पीछे वाला जो होता है प्रत्यय होता है उपसर्ग। अब बताइए ये वर्ड शब्द लिखा है, इसमें आगे क्या लगा? अभी। अभी लगा है, आ लगा है, कि इसका मतलब क्या होता है? एक बात देखिए आप, देखिए लिखा है अभिशाप। अभिशाप, अभिशाप लिखा है। आप कहेंगे सर मैं आगे का जब उपसर्ग है तो मैं आ ले रहा हूँ। आ ले लिए आप, तो पीछे का जो वर्ड बच रहा है इसका कुछ मतलब निकलना चाहिए, कुछ अर्थ होना चाहिए। आ निकालें भिसाब, भिसाब का कोई अर्थ होता है? कोई नहीं अर्थ होता है। तो आ के बाद मैं एक वर्ड और आगे बढ़ता हूँ तो अभी को ले लेता हूँ, दो वर्ड ले लिया अभी। अब साप मतलब जान ही रहे होंगे, जो सब श्राप देते हैं साप बोला जाता है, इसका मतलब कुछ निकल रहा है ना साप का। तो यहाँ पे अभी हमारा क्या? अभी हमारा क्या? इसका राइट आंसर क्या है? अभी। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें उपसर्ग क्या है? अभी उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम और श्याम बाजार गए, यह कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, कि इनमें से कोई नहीं? अब साधारण वाक्य जैसे राम जाता है, ये सिंपल वाक्य साधारण वाक्य हो गया। मिश्रित वाक्य जिसके बीच में की आ गया, जिन वाक्य के बीच में की आ गया वहाँ पे मिश्रित वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य जिसमें और लग गया, जिस शब्द के बीच में, जिस वाक्य के बीच में और मिल गया वहाँ पे आपको तुरंत, देखिए यहाँ पे और लगा है ना, वहाँ पे तुरंत आपको संयुक्त वाक्य मानना है। कौन सा? जहाँ पे और लग गया, जिस वाक्य में और लग गया तुरंत संयुक्त वाक्य मानना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग, पुल्लिंग सबसे आसान होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानना सबसे आसान होता है। चलिए इसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करिए। रोटी, मम्मी रोटी बनाती हैं, बनाती हैं, यहाँ बनाती क्या है? बनाती का बताइए, बनाती हैं, ये बनाती ये स्त्रीलिंग आता है। कभी भी मम्मी रोटी बनाता है कहते हैं? नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग प्रयोग हुआ है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। सरसों, सरसों बहुत अच्छी है, सरसों का फूल बहुत अच्छी है, ये भी स्त्रीलिंग में फीमेल वाइज निकाल रहा है, ये भी नहीं है। पानी, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, एक लोटा पानी लाओ, लाओ, यहाँ पे कौन सा? ये कभी कहते हो एक एक बाल्टी पानी लाई, नहीं कहते ना, एक बाल्टी पानी लाओ। यहाँ पे लाओ जो आ रहा है यहाँ पुल्लिंग है, ये ऑप्शन सी सही है। नदी क्या है? नदी बहुत लंबी है, कभी कहते हैं नदी बहुत लंबा है? नहीं कहते हैं ना, नदी बहुत लंबी है, ये भी फीमेल वाइज निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूहा बिल से बाहर निकला, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? मैंने आपको बताया था, जहाँ पर किसी को कुछ दिया जाए, जैसे राजा भिखारी को कंबल देता है, राजा भिखारी को कंबल देता है, मैं मोहन को कपड़े देता हूँ, जहाँ पर देने की बात आ जाए, जहाँ पर देने की बात आ जाए वहाँ पे तुरंत आपको संप्रदान कारक लगाना है। कर्ता, कर्ता जहाँ पे ने चिन्ह का लोप हो वहाँ पे कर्ता कारक होता है। अपादान कारक, मैंने कहा जहाँ पर अलगाव की बात हो, जैसे छत से लोटा गिरता है, ये छत है, यहाँ से ये छत है, यहाँ से जब लोटा गिर रहा है तो यहाँ इसके बीच में अलगाव हो गया है, जहाँ पे अलगाव होता है वहाँ पे अपादान कारक मारते हैं। अब बताइए यहाँ पे चूहा बिल से बाहर निकला, मतलब ये बिल है, यहाँ से चूहा ये भाग रहा है, चूहा निकल गया है, बिल से ये बाहर निकल गया है, तो यहाँ से अलगाव की बात नहीं हो रही है, यहाँ अलग हो गया है कि नहीं? जहाँ पे अलगाव की बात करेगा वहाँ पे अपादान कारक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावन, पावन शब्द में कौन सी संधि है? आप लोग पहले बताइए, पावन का संधि विच्छेद क्या है? पावन, पावन का संधि विच्छेद क्या होता है? पव धन अन, क्या होता है? पव धन अन, पव धन अन। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बताइए पावन में कौन सा संधि है? चलिए बताइए जल्दी जल्दी, पावन में कौन सा संधि है? मैंने आपको बताया था जिन वर्णों के बीच में, जिन शब्द के बीच में या और वा आ गया, या जिन वर्णों के बीच में या और वा आ गया, और वह वर्ण मतलब वह वाक्य जो है तीन अक्षर, देखिए पावन में तीन अक्षर है ना, तीन अक्षर का हो और बीच में या वा आ गया, तो वह कौन सा होगा? अयादि संधि। वहाँ कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी, अयादि संधि होगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही है, पौधन अन्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9, छत्रवर्ण किसके योग से बना है? चलिए आपसे पूछता है कि संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, संयुक्त वर्ण कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। चलिए अब बताइए संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? छत्र योग किसके योग से बना है? मैंने अभी आपको बताया संयुक्त वर्ण 4 होते हैं। चलिए देखिए 4 कौन कौन संयुक्त वर्ण हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे होता है 4 संयुक्त वर्ण, छत्र होता है, त्राय होता है। चलिए एक सेकंड। छत्र होता है, या किससे मिलकर बनता है? अध का और सा। अब आपको लग रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। आपको लग रहा है ना ऑप्शन नंबर बी सही है। अब कहेंगे अब दूसरा संयुक्त वर्ण जो त्रा है वह किससे मिलकर बनता है? ता, अधता और रा से मिलकर बनता है। अब कहेंगे ज्ञा किससे मिलकर बनता है? ये आधा जा और इया से मिलकर बनता है। अब कहेंगे श्रा किससे बनता है? श्रा, श्रा ये आधशा से मिलके आधशा और रा से मिलके बनता है। संयुक्त वर्ण मैंने बता दिया कि 4 होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि छत्र किन किन वर्णों से मिलके बना है? का और सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। उपकूल में कौन समास है? उपकूल में कौन सा समास है? चलिए बताइए। मैंने आपको बताया था जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कौन सा समास कहते हैं? दोनों पद प्रधान। जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान हो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास जो जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, पहला पद संख्यावाचक जहाँ पे आ गया, संख्यावाचक हो गया, वहाँ पे आप तुरंत द्विगु समास मारेंगे, द्विगु समास मारेंगे। अव्यय भाव समास, दुनिया का कोई भी शब्द ले लो जिसमें उपसर्ग लगा है, आगे उपसर्ग लगा है, वो क्या अव्यय भाव समास होगा। देखिए यहाँ पे उपसर्ग लगा है, यहाँ पे कौन सा समास होगा? अव्यय भाव समास। जी अब बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास वे समास होते हैं जिनका न प्रथम पद प्रधान होगा न दूसरा पद प्रधान होगा, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे दशानन अर्थात 10 मुखों वाला अर्थात रावण, यहाँ वहाँ पे दशानन में बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पे कह रहा है, देख रहे हैं उपकूल में उपसर्ग है। मैंने कहा दुनिया का कोई भी शब्द ले लो, अगर उसमें उपसर्ग लगा है तो वह अव्यय भाव समास होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निंदा का विलोम है, निंदा का विलोम है। चलिए बताइए। स्तुति, अंत, संवेदना, संस्तुति। चलिए बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर ए सही है, स्तुति। बहुत बार एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। निंदा का विलोम स्तुति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताइए? प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, मयंक। यहाँ पे देखिए प्रभाकर, दिनकर, दिनेश ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। लेकिन यहाँ पे जो मयंक है यह चांदनी का पर्यायवाची। मयंक किसका पर्यायवाची है? चांदनी का है। इसलिए हमारा यहाँ पे पूछ रहा है कि सूर्य का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि यह चांदनी का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक का बाल होना, चलिए बताइए। अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। यहाँ पे आपका राइट आंसर है कि अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना अर्थात अधिक प्रिय होना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करपट शब्द का तद्भव शब्द है। मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में तद्भव शब्द क्या होते हैं और तत्सम शब्द क्या होते हैं। संस्कृत का विकृत शब्द जो होता है, संस्कृत का विकृत शब्द क्या होता है? विकृत शब्द जो होता है वह तद्भव होता है। और संस्कृत का शुद्ध शब्द, संस्कृत का शुद्ध शब्द क्या? संस्कृत का शुद्ध शब्द जो होता है उसे क्या हम कहते हैं? तत्सम।
संस्कृत का शुद्ध शब्द तत्सम होता है और संस्कृत का विकृत शब्द कौन, तद्भव होता है। यहाँ पे करपट का शब्द का तद्भव का क्या होगा, कपड़ा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, चलिए बताइए कौन सा सही है। कलेश, क्लेश, क्लेश, कलेश। चलिए ये बार बार एग्जाम में पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा आप कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे, कलेश, क्लेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है, चलिए बताइए इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं सारी रात भर जागता हूँ। अरे यार सारी रात जागते हो, रात भर बोलने की क्या ज़रूरत है, एकदम बिल्कुल गलत है। मैं पूरी रात, यहाँ पे पूरी रात क्या, रात रात होती है, पूरी रात क्या। मैं सारी रात जागता रहा, ये कुछ सही लग रहा है। मैं पूरी तरह से जागता रहा, अरे यार पूरी तरह से क्या, पूरा सो लिए होते, क्यों पूरी तरह से जग रहे हो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, मैं सारी रात जागता रहा, ये हमें शुद्ध लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। ये जीके में भी पूछता है दोस्तों, जीके में भी पूछता है कि हिंदी की कितनी विख्यात बोलियां हैं, हिंदी की कितनी विख्यात बोलियां हैं। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, हिंदी में कितनी विख्यात बोलियां होती हैं, 5। कितनी विख्यात बोलियां होती हैं, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्षमा करने योग्य नहीं हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सदम्य, अक्षम्य, निर्गुण, सक्षम। जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता है उसके लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, अक्षम्य। जिसको हम क्षमा ना कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, अक्षम्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी शांत रस, सी करुण रस, डी वीर रस। चलिए बताइए, आप बताइए पहले श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, रति। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, शांत रस का अस्थायी भाव मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वेद होता है। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। क्या होता है, उत्साह होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, बहुत बार पूछा है अस्थायी, नोट कर लीजिए। अस्थायी भाव बहुत बार पूछता है, श्रृंगार रस का भी, शांत रस, करुण रस, वीर रस। सबसे ज़्यादा यहाँ पे शांत रस पूछता है कि उसका अस्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए, श्रृंगार रस। बिहारी जो हैं, बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं, वह श्रृंगार रस के कवि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अघोष वर्ण कौन सा है। मैंने अभी आपको पीछे बताया, अल्प प्राण के बारे में बताया, जिसका पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है यह हमारा क्या, ये हमारा अल्प प्राण होता है, और ये दूसरा और चौथा जो है महाप्राण होता है। मैंने अभी आपको पीछे बताया, ये अल्प प्राण होता है, ये अल्प प्राण होता है। इसी प्रकार यह है अघोष वर्ण कौन से हैं। अघोष वर्ण आज बता रहा हूँ आपको कि जैसे है का वर्ग लिख दिया मैंने, का, खा, गा, घा, मैंने लिख दिया का वर्ग लिख दिया। का वर्ग में हर वर्ग में पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है, और बाकी जो पीछे के वर्ण बचते हैं, ये जो पीछे के वर्ण बचते हैं यह कौन सा होता है, इसे सघोष कहते हैं, सघोष या घोष कहते हैं। चलिए बताइए यहाँ पहले वर्ण में पहले या दूसरे वर्ण कौन से हैं। देखिए या, वा, देखिए ये पहले आ जा रहा है, हमारे लगता है यही सही है। ला, या, रा, ला, मतलब ये तीसरे पे आ रहा है, ये कौन, ये घोष वर्ण है, घोष, सघोष वर्ण या घोष वर्ण है। भा, पा, फा, बा, भा, ये भी चौथे पे आ रहा है, ये भी हमारा सघोष वर्ण है, ये भी गलत है। घा, का, खा, गा, घा, ये भी चौथे नंबर पे आ रहा है, ये भी गलत है। हमारा यह पहले नंबर पे कौन आ रहा है, पहले और दूसरे वर्ण का हमारा अघोष होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, अघोष वर्ण कौन है, या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त विकल्प चुनिए। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक वरिष्ठ, ज्येष्ठ, अग्रज, श्रेष्ठ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अग्रज बोला जाता है। जिसका जन्म पहले हो जाता है, जो बड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। चलिए बताइए, मैंने अभी आपको बताया है कि बार बार पूछता है शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसकी जरूर लिख लीजिएगा, निर्वेद होता है। चलिए, करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। अभी मैंने कहा करुण रस का अस्थायी भाव शोक, अब शोक मतलब क्या होता है? दुख। आप देख रहे हैं कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या बताया मैंने? शोक। अब बताइए, इसमें दुख की बात खुद कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया कि दुख, दुख जहाँ पे आएगा तो वहाँ तो शोक की बात होगी ही। यहाँ पे कौन सा है? करुण रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मैंने आपको, मेरी अलंकार की ट्रिक अभी नहीं गई है, बन जाएगी। मैंने संधि की जोरदार ट्रिक देख के आप धुआं धुआं कर देंगे भाई, कह रहा हूँ 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट नहीं 1 सेकंड नहीं लगेगा, आप बता देंगे किसमें कौन सा रस है, कौन सा समास है, कौन सी संधि है। 1 मिनट नहीं लगेगा, आप देख के बता देंगे। चलिए बताइए, अनुप्रास अलंकार जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, किसकी? जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकताधिकार, देखिए कनक कनक उसमें 2 बार आया है, इसलिए वहाँ पे नहीं, सॉरी, वहाँ पे जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे जैसे आ गया, जैसे आ गया किसी वर्ण में क, किसी वर्ण में, मैंने बताया जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए, तरनि तनुजा तट तमाल जहाँ होता है, मतलब त वहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हुई है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है, एक चीज़ बता दूं आपको, रूपक अलंकार जिसमें भी योजक चिन्ह, ये चिन्ह है ना, योजक चिन्ह लगा है वहाँ पे यमक अलंकार होता है। कौन सा योजक चिन्ह लगता है वहाँ पे? यमक अलंकार हो जाता है। यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है, यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? सॉरी, जहाँ पे योजक चिन्ह लग जाता है वहाँ पे कौन सा? रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए, आरोप जहाँ पर किया जाता है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। चलिए, अनुप्रास अलंकार में जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है। यमक अलंकार जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती है, जैसे कनक कन, अभी मैंने बताया कनक कनकते सौगुनी, यहाँ पे कनक कनक आया है जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति, कनक कनक शब्द है ना, ये देखिए कनक है, कनक कनक 2 बार आया है, तो यहाँ पे ये शब्द है। 1 बार कनक आया, फिर कनक आया, यहाँ पे कनक कनक जहाँ पे आ गया, 2 शब्द आ गया, वहाँ पे कौन? शब्दों की आवृत्ति हो गई। जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति हो गई यमक अलंकार आ गया। अभी मैंने अनुप्रास अलंकार का बताया, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवन बहुछाए, यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हुई, ता हर वाक्य शब्द में आ रहा है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24, दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है? दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है? पहले आप बताइए कि अर्ध सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? हमें दोहा छंद को ही अर्ध सममात्रिक छंद करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका बहुत बार एग्जाम में पूछा है। हाँ, दोहा को उल्टा क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, सोरठा, बहुत सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक। अरे भैया, यहाँ पे संख्यावाचक नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें नीली साड़ी कहाँ इसमें संख्या दर्शा रहा है, यहाँ पे संख्यावाचक नहीं, गुणवाचक, गुणवाचक हो सकता है, क्योंकि यह नीली साड़ी कैसी है? नीली है, या इसकी विशेषता बता रहा है कि नीली है, यहाँ पे उसका गुण बता रहा है ना। वह लड़का काला है, काला, वहाँ क्या लड़का काला है, वह उसका गुण बता रहा है, काला है, गोरा है, हरा है, नीला है, ये उसका गुण बता। परिमाण जहाँ पे भार की बात करें कि ये 5 किलो चावल गेहूँ, सार्वनामिक जो सही हो, मतलब कि वास्तव में वही चीज़ है, वह एक बिल्ली है, वास्तव में है ना, वह सार्वनामिक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन गुणवाचक सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? हिंदी दिवस हमारा, आप लोग सबको पता होगा कि हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को।
14 सितंबर को कौन हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये जीके के क्वेश्चन में पूछा है भैया, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। हमारा यहाँ पे पूछा है हिंदी दिवस, केवल पूछा है हिंदी दिवस हमारा जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिंतामणि के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। अभी मैंने आपको बताया है कि सुमित्रा नंदन पंत पहला ही क्वेश्चन था कि उनकी कौन सी रचना है, प्रमुख रचना कौन है, पल्लव। ठीक। महादेवी वर्मा यामा है, जिसकी यामा दीपशिखा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा का। रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा को आधुनिक कवि भी कहा गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल होगा। अब बताइए कामायनी किसकी प्रमुख रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। कामायनी बहुत बार एग्जाम में पूछा है भाइयों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। महादेवी वर्मा ये आधुनिक कवि हैं, आधुनिक कवि, आधुनिक कवि ने कहा गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबर शब्द का तत्सम रूप है, मैंने अभी आपको पीछे बताया है संस्कृत का शुद्ध शब्द क्या, संस्कृत का शुद्ध शब्द तत्सम होता है और संस्कृत का विकृत शब्द वो विकृत जो होता है, विकृत शब्द जो होता है वह क्या, विकृत शब्द को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत शब्द जो होता है वो तद्भव होता है, तद्भव होता है। गोबर का चलिए बताइए, गोबर का तत्सम शब्द है गोमय होता है क्या, ये भी एग्जाम में बार बार पूछता है, गोबर का तत्सम शब्द गोमय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इत्यादि शब्द में कौन संधि है, चलिए आप पहले बताइए इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। इत्यादि का संधि विच्छेद इति धन आदि, इति धन आदि, इत्यादि का संधि विच्छेद होता है इति धन आदि। चलिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी संधि का, हमारा ट्रिकी वीडियो देख लीजिए, इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी संधि की, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। चलिए संधि की ट्रिक, उसमें आप एक क्षण में बता देंगे किसमें कौन सी संधि है, क्षण मात्र में बता देंगे किसमें कौन सी संधि है, किसमें कौन सा समास है, आप बता देंगे। चलिए मैंने आपको बताया था कि जिन शब्दों के बीच में, जिन शब्दों के बीच में या जिन शब्द के बीच में या, एक सेकेंड, जिन शब्द के बीच में या व र आए और उसके पहले आधा वर्ण आए, या देखिए बीच में या है ना, इसके पहले कौन सा आधा वर्ण आया है ना, आधाता, यह यण संधि कहलाता है। यण संधि क्या ट्रिक है, या व र के पहले जब आधा वर्ण आता है, बीच में पड़ता है, या के पहले देखिए आधा वर्ण आया है कि नहीं, आधा वर्ण आए, वहां पे कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। मैंने दीर्घ संधि कौन सा होता है मैंने बताया था, जिसपे आप देख लिए कि दो मात्रा है, जिसके ऊपर जैसे एकाएक लिखा है, एकाएक लिखा है, इसमें देखिए ऊपर दो मात्रा है, हमने नीचे क्या लिखा है इसे नहीं, मतलब हमें ऊपर देखना है कि दो चोटी लगी है, तुरंत वृद्धि संधि मारेंगे। और गुण संधि जिसमें एक चोटी लगी है, जिसके ऊपर एक चोटी, जिन शब्दों के ऊपर एक चोटी लगी है उसे क्या हम तुरंत गुण संधि मारेंगे। यण संधि मैंने बता दिया, या व रा के पहले आधा वर्ड आए वहाँ पे यण संधि होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे दीर्घ संधि जो है, दीर्घ संधि जहाँ पे बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा मिले, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा मिले जहाँ पे, वहाँ पे दीर्घ संधि होता है। वृद्धि संधि यहाँ पे है, वृद्धि संधि जिसपे डबल मात्रा ऊपर डबल चोटी, वहाँ पे वृद्धि संधि होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की लास्ट क्वेश्चन आज का, धुआं धुआं कर देंगे हम लोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदी की बा ध्वनि है, बा ध्वनि है दंत ध्वनि, तालव्य ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, कंठ ध्वनि। आप बा बोलिए, देखिए बा, आपकी जीवा कहाँ टच करे, बा, देखिए बा हमारा ओष्ठ से टच हो रहा है, तो यहाँ पे बा ध्वनि कौन सा है, ओष्ठ ध्वनि है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इस डिस्क्रिप्शन में आपको संधि की ट्रिकी वीडियो, समास की ट्रिकी वीडियो मिल जाएंगी।
अगला क्लास आपको कल 2 PM पे मिलेगा। 2 PM पे आपको अगला क्लास मिलेगा। यहाँ पे मनोविज्ञान की भी क्लासेस चलाई जाएंगी। मनोविज्ञान की क्लासेस भी कल से आपको मिलेंगी। कल से मनोविज्ञान की क्लासेस आपको 3 PM, 2 PM पे आपको मिलेगी हिंदी की वीडियो, 3 PM पे आपको मिलेगी मनोविज्ञान की क्लासेस। बाल विकास की क्लासेस भी कल से आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।